लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो दी थी करने के लिए, उनमें से जो भी आपको डाउट होगा हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था SO3 में हमें पाई टू लोन पेयर डिलोकलाइजेशन बताना था। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें उसकी बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से शो करके फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्डिंग बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। वो वाला चैप्टर पक्का होना जरूरी है। जब बॉन्डिंग हम कर रहे थे तभी मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर ऐसा है कि ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये चलेगा साथ। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ। जब मैं इसे डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज करता हूं, पहले से मौजूद ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स हैं। एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर्स हैं। तो जब ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में डिलोकलाइज हो गया, पाई से लोन पेयर बन गया, तो नया एक ओरिएंटेशन जो मुझे लिखना चाहिए वो ऐसा होगा, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये तो जू का तू वैसा ही रहेगा। इस पे तो कुछ किया नहीं, ये तो वैसा ही रहेगा। जहां से बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन पर भेजा है हमने, वहां चार्ज आएगा नेगेटिव। एक नया लोन पेयर अपीयर हो गया। ये पुराने लोन पेयर्स पहले जो थे वो दो थे, एक नया अपीयर हो गया है जिसकी वजह से चार्ज नेगेटिव आ गया है ऑक्सीजन पर। सल्फर पर यहां पॉजिटिव चार्ज हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि सल्फर से बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर गया है। ये हमने शो किया है पाई टू लोन पेयर। सबसे पहला की पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से लिखो। जब बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से लिखोगे तब जाकर के आइडिया आएगा कि हमें इसमें क्या करना है। ये जो क्वेश्चन सामने लिखा है इसमें दो टाइप के डिलोकलाइजेशन आपको शो करके बताने हैं। फिर मैं हेल्प कर देता हूं, आपको हेल्प मिलेगी नहीं। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा नहीं मिलेगा कि पाई टू लोन पेयर करो, कुछ नहीं लिखा होगा। बस आपको खुद पहचानना होगा और खुद करना होगा और खुद फिर इसे केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना होगा। दो डिलोकलाइजेशन करने हैं आपको इसमें, लोन पेयर टू पाई और इससे पहले पाई टू लोन पेयर। ये दोनों डिलोकलाइजेशन आप मुझे शो करके बताओ। स्टेप 1 में ये होगा, हिंट दे देता हूं चलो मैं इतना। स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में आपको ये करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे लेवल पर ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो तो इस टाइप की चीजें आपको करनी होगी। नोट करके जल्दी से आंसर मुझे बोलो। जब हम इस मॉलिक्यूल में पहला डिलोकलाइजेशन करना चाहते हैं पाई टू लोन पेयर, पाई से लोन पेयर में डिलोकलाइजेशन किया, तो करने पर जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला? वो रिजल्ट मिला NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन H, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये मिल गया। अब जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। ये वेकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर सकता है। अब स्टेप 2 चलेगा, इसके बाद स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 क्या होगा? पाई टू लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर टू पाई, ये वाला, ये सेकंड किया। इस लोन पेयर को कार्बन पॉजिटिव के वेकेंट ऑर्बिटल में डिलोकलाइज आप करा सकते हो। कर्ड एरो प्रॉपर शो करना है। जब हम डिलोकलाइजेशन करा देंगे तो जो नया एक हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, NH2 डेफिनेटली पॉजिटिव। ये तो बॉन्ड पहले से था, पुराना वाला बॉन्ड है ये तो, ये वाला। अब जब लोन पेयर यहां आ गया तो पाई बॉन्ड एक नया बन गया ना, और वो लिखना पड़ेगा, ये रेड से जो शो किया ये नया वाला पाई बॉन्ड बना। और बाकी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। ऑक्सीजन नेगेटिव पे तो अब कुछ किया नहीं, तो ये तो जू कट तू रहेगा, ये H रहेगा। ये लिखना चाहिए हमें, ये गिवन है। ये पहला वाला प्रोसेस किया है फर्स्ट, ये सेकंड प्रोसेस हमने किया है जो बोला गया था हमसे करने के लिए।
इस तरह से प्रोसीड करनी है। बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसकी। मैं कराता रहूंगा, क्वेश्चन देता रहूंगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन देने से सॉल्व नहीं होंगी चीजें, आपको सीरियसली करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब जाकर के ये प्रॉपरली चीजें हो पाएंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये हमने लास्ट क्लास में की थी, 3 डीलोकलाइजेशन किए थे। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला जाए। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर? पाई बॉन्ड से लोन पेयर बन जाए, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन जाए, लोन पेयर से पाई बॉन्ड बन जाए। पाई का जिक्र जरूर आएगा। ये डीलोकलाइजेशन बिना पाई के नहीं हो सकता है। तो पाई बनेगा या पाई बॉन्ड टूटेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो डीलोकलाइजेशन में। और यही रेजोनेंस है। रेजोनेंस कोई नई चीज नहीं है। डायरेक्ट नहीं समझ सकते आप रेजोनेंस को। कोई जो लोग डायरेक्ट समझना चाहते हैं कि बस हम रेजोनेंस समझा दो जी बस, अब एनसीईआरटी में तो सीधे रेजोनेंस की प्रॉब्लम दी है, लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं लग सकता। ये सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं आएंगी चीजें। तो पाई बॉन्ड को हमने बॉन्ड पेयर में, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया, पाई बॉन्ड को हमने लोन पेयर में यहां पर कन्वर्ट किया। और तीसरा एक केस था, हमने लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया। फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, इसको मैंने नाम दिया। नई बात एक बताई आपको कि लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया। 3 टाइप के डीलोकलाइजेशंस ये मौजूद हैं। इन 3 टाइप के डीलोकलाइजेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन सिग्मा बॉन्ड। बाहर आ गए अब हम पाई बॉन्ड से। अगर आप पुरानी बात याद करो तो हमने 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट करना शुरू किए थे। वो 2 टाइप में, एक सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट था ये वाला, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो रहा था कौन सा? ये तो सिग्मा बॉन्ड वाला था, और एक पाई बॉन्ड वाला डीलोकलाइजेशन था। ये 2 अलग अलग डीलोकलाइजेशन के टाइप्स थे मेरे पास। तो मैंने पाई बॉन्ड को फर्दर 3 टाइप में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पाई बॉन्ड में 3 टाइप से हो सकते हैं, वो भी हमने किए डिस्कस। अगर हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, डीलोकलाइजेशन उसे हमने नाम दिया। अब हम आ गए सिग्मा बॉन्ड पर। इसकी उसको मैं अभी और इलेबोरेट करूंगा। वो जो 3 चीजें सीखी हैं, पाई टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई, पाई टू पाई, इनको हम अप्लाई करेंगे। अब मैं ये एक सिंपल वे में आ रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो ये चार्ट नहीं भूलना है, ये जो मेन हमने फ्लो चार्ट किया है, इस चार्ट को अगर भूलोगे तो गड़बड़ रहेगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा आसान टॉपिक है। इसमें कोई भी डाइसी कोई भी चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं इसमें। अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड में करते हो, तब हम इसे नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये 11वीं क्लास के लेवल तक की चीज है, और ये 11वीं में बहुत पूछी जाती है। इससे पहले वाला जो था वो तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन अप्रोच वाली चीज है, कॉम्पिटिशन में आती है। इंडक्टिव इफेक्ट हम किसे कहते हैं? देखो, अगर कोई हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो एक कार्बन जरूर लेना है हमें, होगा तो बिना कार्बन वाले में भी, लेकिन ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं तो एक कार्बन जरूर लिखते हैं। मान लो मैंने इसके साथ फ्लोरीन कनेक्ट कर दिया, और इसकी 4 वैलेंसी बाकी सब दूसरे एलिमेंट से मैंने जोड़ दी। CH3F कोई एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया। जब मैंने बॉन्ड बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एक ऐसी पावर को बोलते हैं जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की होती है। 2 एलिमेंट के बीच में जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई होगी आपको, यही बताया होगा कि 2 एलिमेंट के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, बॉन्ड पेयर आ जाता है, तो दोनों अपना अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ये फ्लोरीन चाहता है मैं अपनी तरफ खींच लूं, कार्बन चाहता है मैं अपनी तरफ खींच लूं। कौन डिसाइड करेगा? पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा खींच के ले जाएगा, बॉन्ड पोलर बन जाएगा। बॉन्ड पोलर अगर बन गया, तब हम बोलेंगे कि इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पार्शियल नेगेटिव का मतलब 1 नेगेटिव नहीं, 1 नेगेटिव से कम, 0.1 नेगेटिव, 0.2 नेगेटिव, 0.3 नेगेटिव, 0.4 नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें कि कितना है, बस नेगेटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब 1 से कम। देखो, जब मेरे पास कोई बॉन्ड ए एंड बी के बीच में है और मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, पूरा बॉन्ड तोड़ दिया, क्लीवेज कर दिया, ये क्लीवेज नहीं हो रहा है, यहां क्लीवेज नहीं है, ये बॉन्ड तोड़ दिया,
इसको मैं बोलूंगा क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज किया? हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज जब मैं कर दूंगा तो बी पर चार्ज आएगा नेगेटिव, ए पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। मैं इन चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बन गए आयन। बॉन्ड जब पूरा टूट जाएगा तो आयन बनेंगे, चाहे सिग्मा बॉन्ड टूटे चाहे पाई बॉन्ड टूटे। लेकिन ये बॉन्ड तोड़ा नहीं मैंने अभी कार्बन फ्लोरीन में, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर फ्लोरीन की तरफ, डिस्प्लेस हो जाएगा। जो वर्ड लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस कर जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नए तरह से लिख दूं इस बॉन्ड पेयर को, क्योंकि फ्लोरीन ने ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, तो फ्लोरीन के पास ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर अब ज्यादा आ गया। तो अब बॉन्ड टूटा तो नहीं टूटा, तो 1 नेगेटिव थोड़ा ही आएगा। अब मैं अपनी बात को कैसे बोलूंगा कि 1 से कम नेगेटिव है, तो मैं एक डेल्टा का साइन लगा दूंगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे कि बॉन्ड तो कोवेलेंट ही है, लेकिन उसमें कुछ पोलैरिटी आ गई, थोड़ा सा आयनिक बिहेवियर आ गया। एक तो आयनिक होता है, आयनिक मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, लेकिन एक है कोवेलेंट, कोवेलेंट पे 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव होना चाहिए। एक और तीसरी फॉर्म है तो कोवेलेंट, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा आयनिक बिहेवियर आ गया, ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई। अब मैं इसको बोलूंगा पोलर बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपने पहले पढ़े, छोटा सा एक मैग्नेट बन जाता है मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो वर्ड लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट, बस जितना मैंने बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी क्रिएट होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड में इंपॉर्टेंट बात, बस ये शब्द नहीं भूलना, पाई के आसपास भी नहीं भटकना है इंडक्टिव इफेक्ट कहते हुए। बस जब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की तो सिग्मा बॉन्ड ही बोलना है, कुछ और नहीं बोलेंगे। किसी सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी आती है, मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है, दैट पोलैरिटी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। बड़ा एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूं? डेफिनेशन के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखें? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। पहले मैं माइक ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो डिस्कस करो, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने डिस्कस कर लिया था एक इतना पार्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हमारा, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। और जब हम रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस के ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो दो टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एक पॉजिटिव रेजोनेंस, एक नेगेटिव रेजोनेंस। इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर जस्ट आपको यह बोला जाए कि हम किसे कहते हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात अगर की जाती है तो किसे कहा जाएगा रेजोनेंस? रेजोनेंस हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर, हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेते हैं, एल्डिहाइड लिया, इसमें मैंने पाई टू लोन पे डिलोकलाइजेशन करके एक नया स्ट्रक्चर लिख दिया, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लिखा। अब आप इसको देखो, इन दोनों में क्या अंतर है? फर्स्ट एंड सेकंड में क्या अंतर है? फर्स्ट एंड सेकंड में सिर्फ एक फर्क ये है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अलग अलग है, एटम्स अपनी जगह पर जो के तो हैं। ये एटम हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, ये कार्बन अपनी जगह पर है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन अपनी जगह पर है। एटम नहीं हिलाए हमने, क्या हिलाया? क्या चीज मूव की? इलेक्ट्रॉन। दुनिया के कोई से दो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अलग अलग हों, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम? ऑल दोस स्ट्रक्चर्स इन विच all atoms have same position but they have different electron dot structure, or I can say different Lewis structures. All these structures are called as resonating structure. तो हम बोलेंगे structure number 1 and structure number 2 are resonance structures. इंडक्टिव इफेक्ट की तरह से भी ये दो टाइप के हैं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। ये मैंने फ्लोरीन लगा दिया था तो कार्बन पॉजिटिव हो गया था, तो मैंने क्या बोल दिया था? इसे माइनस आई इफेक्ट बोला था, अभी थोड़ी देर पहले किया है। दूसरा मैंने एक और यहाँ कार्बन पर
लिथियम लगा दिया या कॉपर लगा दिया तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया था। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्लस आई इफेक्ट, जब रेजोनेंस के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्लस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आर इफेक्ट, माइनस आई माइनस आर। माइनस आई कब? जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड की वजह से, तो माइनस आई। और यही काम अगर मैंने रेजोनेंस से कर दिया, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करने पर कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। सारे के सारे वो डिलोकलाइजेशन, सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट जिसमें कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव अपीयर होता है, वो माइनस आर कहलाते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस कहलाते हैं। और ऑपोजिट हो जाएगा, अगर कोई रेजोनेंस ऐसा हो रहा है जिसमें कार्बन पर चार्ज जो आ रहा हो वो नेगेटिव आ रहा हो, तो ये कहलाएगा प्लस आर, प्लस रेजोनेंस। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो एक ये कॉपर एंड कार्बन वाला केस देखो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने गेन कर लिए, कार्बन पर नेगेटिव आ गया, कॉपर पर पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, तो इसे तो मैं रेजोनेंस नहीं कह सकता। सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा ही होता है रेजोनेंस, तो पाई बॉन्ड में होता है, तो इसको तो मैंने प्लस आई बोल दिया। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि NH2 ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ये डिलोकलाइजेशन कर दो। जब डिलोकलाइजेशन कर दोगे तो आपको एक मिल जाएगा NH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यहां कार्बन पर चार्ज आया पॉजिटिव। भाई पाई बॉन्ड दुनिया में कोई भी मिले आप उसे लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बताया था, याद होनी चाहिए बात ये कि कार्बन के केस में हम किधर भी डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं, इस वाले कार्बन पर भी कर सकते, दोनों कार्बन है तो इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, यहां कर दिया मैंने। जब यहां किया तो इसके पास खाली ऑर्बिटल वाले एलिमेंट के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर। जब डिलोकलाइजेशन नाइट्रोजन के लोन पेयर का अब इस स्ट्रक्चर से करोगे तो एक नया और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दिस लोन पेयर कैन बी डिलोकलाइज्ड लाइक दिस। तो मैं क्या लिखूंगा? NH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये एक ऐसा रेजोनेंस हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसमें एक कार्बन पर चार्ज आया है नेगेटिव, तो मैं इसको बोलूंगा प्लस आर। प्लस आर वो होता है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव आ जाता है, यानी जो बाहर से ग्रुप लगा हुआ है उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, लेकिन रेजोनेंस से किए इसने डोनेट। तो दो टाइप के रेजोनेंस है, बिल्कुल इंडक्टिव फैक्ट है, नया कुछ नहीं है। अगर इंडक्टिव फैक्ट बहुत ढंग से समझ लिया तो इंडक्टिव फैक्ट ही तो है। भाई इंडक्टिव फैक्ट क्या? सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी। माइनस आई ग्रुप क्या? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। माइनस रेजोनेंस क्या? जो रेजोनेंस से अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस से अपनी तरफ ऑक्सीजन ने खींच लिया, कार्बन पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाद में जो चार्ज आएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये माइनस नेगेटिव रेजोनेंस कहलाएगा, या ये ग्रुप ऑक्सीजन माइनस आर ग्रुप कहलाएगा। तो दो टाइप के रेजोनेंस इसी तरह से होते हैं, जैसे हमने रेजोनेंस किए, इंडक्टिव इफेक्ट किए, ऐसे ही हम रेजोनेंस भी कर सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका पहचान करने का है, कार्बन पर चार्ज अगर नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पर, किसी और पर नहीं, कार्बन पर अगर रेजोनेंस के कारण नेगेटिव आ रहा है तो ये प्लस रेजोनेंस है, पॉजिटिव रेजोनेंस है। कार्बन पर रेजोनेंस करने के बाद अगर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तब ये नेगेटिव रेजोनेंस है। दो टाइप के रेजोनेंस होते हैं, एक वो जो कार्बन पर पॉजिटिव लाते हैं, एक जो कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। देखो चार्ज वन नेगेटिव थोड़ी है, बॉन्ड क्योंकि टूटा नहीं है, शिफ्ट हुआ है पार्शियली। यहां जो चार्ज आएगा वो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव पूरा पूरा चार्ज आएगा। ये वन नेगेटिव आया चार्ज, वन पॉजिटिव आया, यहां पर भी देखो आप कार्बन पर वन नेगेटिव आया। तो ये फर्क है रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट में। रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड या तो टूटना या बनना जरूरी है, जब तक वो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। कोई मैंने रेजोनेंस किया और उसमें ना पाई बॉन्ड बना ना टूटा, तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, ये रेजोनेंस नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में पाई बॉन्ड की कोई बात ही नहीं करनी है। मैं अंतर बता रहा हूं दोनों में, इंडक्टिव इफेक्ट में, रेजोनेंस में। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में हमें शिफ्टिंग करनी है। वर्ड डिलोकलाइजेशन भी नहीं बोलोगे यहां पर, डिलोकलाइजेशन एक अलग चीज है। तो अब मैं
कुछ एक छोटी छोटी प्रॉब्लम कराकर आपसे पूछ रहा हूं कि ये कौन सा वाला इफेक्ट है। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी थी, मैंने आपको क्वेश्चन दिया करने के लिए कि ये प्लस R हो रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस है या नेगेटिव रेजोनेंस है, इन दोनों में से ये कौन सा है, ये आपको आंसर करके बताना है। जल्दी से आंसर करो मुझे। एक फर्स्ट मॉलिक्यूल है, एक सेकंड मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल में आपको जस्ट ये बताना है कि पॉजिटिव रेजोनेंस कौन से में है, नेगेटिव रेजोनेंस कौन से में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें जो भी आंसर आएगा उसको लिख करके बताओ जल्दी। तो इसमें मैंने ये रेजोनेंस करके आपको स्ट्रक्चर बता दिया, पाई टू पाई डिलोकलाइजेशन करके पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो गया, यहां अपियर हो गया। इसको मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं करने के लिए, शो डिलोकलाइजेशन इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो पहला हमारा काम होता है बहुत बेसिक आना, यानी बॉन्डिंग पता होना। अगर किसी को बॉन्डिंग ही नहीं पता है तो फिर वो रेजोनेंस कैसे करेगा भाई। कार्बन में बॉन्डिंग बना के आधा काम करके दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल। C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। आप बताओ करके इसको सॉल्व। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, डिलोकलाइजेशन होगा। डिलोकलाइजेशन होने पर मैं लिखूंगा सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन, ये पाई बॉन्ड तोड़ के सल्फर पर चार्ज आ गया नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये लिख दिया, हमारा आंसर हो गया बस। एक और काम कर सकते थे आप, ये वाला ना करके इधर कर देते तो एक और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते थे, सल्फर नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सल्फर। ये आ सकता था। आप यहां की जगह इधर डिलोकलाइज कर सकते थे, इसको इस साइड डिलोकलाइजेशन करोगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सीखनी पड़ेंगी भाई ये चीजें, थोड़ा सा वर्कआउट करो। और क्या तरीका रहेगा, जो आज की क्लास में प्रॉब्लम्स की हैं उनको लिख करके, कॉपी लेकर के, पेन लेकर के नहीं बैठोगे तब तक ये नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, कुछ और नहीं है। तो अगली क्लास में हम, ये तो आज हम इसको काम तो हमने पूरा कर लिया, मींस जितना है इसमें रेजोनेंस में थ्योरी तो यही है, बस अब इसमें क्वेश्चंस करने की बात है। क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। चैप्टर ये जितना इस साल का सिलेबस में है वो हो गया है।